A very good morning to everyone. So today what we are going to discuss, we are starting with the biology subject and we are going to cover up a complete topic. Topic that we are going to cover is cell, it's also known as the fundamental unit of life. Fundamental unit of life, why is it known so? Because it is the smallest unit in which our body can be divided, and that particular unit performs the functions independently. So first of all, we'll discuss that what all scientists were there who contributed to discover the cell. Discoveries related to cell. The first scientist to contribute was Robert. He discovered cell for the first time and named it as cellulae. The work that he did was he was researching. He saw the bark of a tree, एक स्पेनिश ओक ट्री था जिसकी bark में इसको एक honeycomb like structure मिला. Honeycomb like structure is something like this students. ग्रिड होती है जैसे. सो दिस इज हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर. और इसमें जो एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट है, बहुत सारी स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स हैं, और एक पर्टिकुलर कंपार्टमेंट को, ईच कंपार्टमेंट को उसने नाम दे दिया सेल्यूलेट. और ये लैटिन वर्ड था जिसका मतलब होता है सेल एंड स्मॉल कंपार्टमेंट स्मॉल रूम. और जितना भी ये वर्क हुआ, ही पब्लिश्ड इट इन द बुक माइक्रोग्राफिया. ओके. देन कम्स आवर ल्यूबिनहोफ. he discovered living cell. So क्या रोबोट ने डेड सेल्स डिस्कवर करे थे? ऑफ कोर्स डेड सेल्स. क्यों? क्योंकि जो हमारे पास बार्क ऑफ ट्री होता है उसमें डेड सेल्स होते हैं. क्यों? क्योंकि जो कॉर्क होता है दैट इज प्रेजेंट एज अ कवरिंग इन द बार्क. तो बार्क में डेड सेल्स हैं, तो उनको हमारे रोबोट हुक ने डिस्कवर किया. बट ल्यूविन हॉक ने करा लिविंग सेल्स को. इसलिए रॉबर्ट हुक ने साइटोलॉजी स्टार्ट करा था, स्टडी ऑफ सेल स्टार्ट करा था. ही वाज नोन एज फादर ऑफ साइटोलॉजी. तो ल्यूवन हॉक ने लिविंग सेल की स्टडी स्टार्ट करा था. सो ही इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. क्लियर? Moving on to the third scientist, that is Dujardin. He discovered the protoplasm of the cell and also named it as सार्कोड. प्रोटोप्लाज्म जिसको हम अभी कहते हैं, उसको उन्होंने डिस्कवर करके सार्कोड नाम दिया था. बेसिकली प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? दिस न्यूक्लियर रीजन plus this cytoplasm region is known as the cytoplasm plus nucleoplasm or nucleus is known as protoplasm. Okay, I hope that's clear. नेक्स्ट साइंटिस्ट इज पुरकिंज. जो इस सार्कोड था इसको इन्होंने प्रोटोप्लाज्म बोल दिया. राइट, जो हम आज की लाइफ में बोलते हैं, नॉर्मल लाइफ में. हग्सले कम्स. उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ कह दिया. क्यों भाई? क्योंकि इस प्रोटोप्लाज्म के बिना लाइफ तो पॉसिबल है ही नहीं. न्यूक्लियस है वो कंट्रोल करता है, विल डिस्कस अबाउट इट फंक्शंस. तो ये तो कंट्रोल करता है और साइटोप्लाज्म में सारी एक्टिविटीज होती हैं. तो इनके बिना सेल जिंदा नहीं हो सकता. दस दे आर द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. देन कम्स नगेली एंड क्रैमर. इन्होंने किया कि जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला था. अभी हम जानेंगे सेल मेम्ब्रेन को स्टार्ट के बारे में. डिस्कशन स्टार्ट किसने करा था? बट वी मस्ट नो कि इसको रीनेम करा था इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय नगेलिया क्रैमर. देन कम्स मैथियस क्लेडेन. ये एक बोटनिस्ट थे, मतलब प्लांट्स की स्टडी करते थे. और इन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट सेल्स हैं वो एक या एक से ज्यादा सेल से बने हैं. मतलब मल्टीपल सेल्स वाले हमारे जो प्लांट सेल्स है वो होते हैं, प्लांट्स होते हैं. थियोडोस्क्वायर.
थियोडोरस क्वान ने 1839 में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था. ही वाज अ zoologist. उन्होंने बोला कि सभी एनिमल सेल एक थिन सेल मेम्ब्रेन के बने होते हैं. थिन सेल मेम्ब्रेन, ये जो आउटर कवरिंग दिख रही है ना इस सेल पे, दिस इज आर सेल मेम्ब्रेन, जिसको नगेलियन क्रैमर ने बोला था प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो डिस्कवरी किसने की हमारी सेल मेम्ब्रेन की? थियोडोरस क्वान ने. और यही जो सेल मेम्ब्रेन है, यही हमारे प्रोटोप्लाज्म को सराउंड करती है. राइट. Moving further, we have he first time mentioned about the cell membrane as we discussed. Then is that the Scledden and Swan they together formulated a cell theory. जितने भी उन्होंने points के बारे में खोज की, research की, they mentioned it in the cell theory. तो इसके according जितने भी living organism है सभी cells से बने. अगर living है तो cells होंगे ही होंगे और उनके products से. Cell is the basic structural and functional unit of life. Each cell is made up of protoplasm, which is surrounded by a cell membrane. All the cells are basically alike in terms of their physiology, मतलब outer structure, functioning मतलब कैसा काम करते हैं, chemistry मतलब उनका detailing क्या क्या part से बना है वो. Activities of an organism is equal to the sum total of activities of its constituent cells. तो कोई भी organism है बहुत सारे छोटे छोटे cells से बना होगा और इनका जितना काम होगा, the work done by them is equal to the work done by, यहाँ पे वो फिजिक्स वाला वर्क डन नहीं है स्टूडेंट्स. नो फोर्स इज एक्टिंग, नो डिस्प्लेसमेंट इज एक्टिंग, बट यहाँ पे फंक्शनिंग हो रही है. दैट रेफर्स टू द वर्क डन हियर, वर्क डन बाय द ऑर्गेनिज्म. राइट. सो इनका जो वर्क होगा, जितना भी वर्क करेंगे, दैट विल बी इक्वल टू द सम टोटल ऑफ वर्क बाय द ऑर्गेनिज्म. नाउ लेट्स मूव ऑन फर्दर. The next one is the classification of cells on the basis of the number कि कितने number of cells किसी organism में present है. The first one is unicellular. The second one is referred to as multicellular. Unicellular में you are smart enough, you can tell. Unicellular में single cell, multicellular में multiple cell. Unicellular में हमारे पास example is amoeba. ये उसका structure भी you can see. This one is penicillium and you can see the structure of it as well. Right. तो basic difference क्या है? Number of cells का, second functioning का, एक ही cell करेगा, multiple cells करेंगे, division of labor हो पाएगा. This all you have to remember. Next one is classification of organisms into two on the basis of type of nucleus. न्यूक्लियस कैसा है उस चीज के बेसिस पर हम उनको क्लासिफाई करते हैं, वो देखते हैं कैसे कैसे करते हैं. दो पार्ट में करेंगे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. अभी यू आर आल्सो अगेन स्मार्ट कि यूकैरियोटिक मतलब ट्रू न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव पुराना वाला न्यूक्लियस. यूकैरियोट्स में क्या होगा? एग्जांपल इज एनिमल सेल. प्रोकैरियोटिक में एग्जांपल इज अ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियाज. डिफरेंस क्या है? तो न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, एक में ट्रू है. वैसा ही उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तभी वेल डेवलप नहीं है. देखो न्यूक्लियस का वेल डेवलपमेंट किस में होगा? अभी जैसे जैसे हमारी जनरेशन आगे आगे जाती है, इंप्रूव होती है कि खराब होती जाती है? ऑफ कोर्स इंप्रूव होती है. तो जैसे जैसे सेल नया बनता जाता है, ट्रू बनता जाता है, प्रिमिटिव से आगे जाता है, मतलब वो वेल डेवलप होता है. तो यूकैरियोट्स वेल डेवलप, प्रोकैरियोट्स नॉट वेल डेवलप. नेक्स्ट वी हैव द क्लासिफिकेशन, जो कि हमको मेनली पढ़ना है, दैट इज प्लांट सेल और एनिमल सेल में हम ऑर्गेनिज्म को करते हैं, सेल्स को क्लासिफाई करते हैं. तो प्लांट सेल में ये मेनली ऑर्गेनिल्स होंगी दैट आई हैड मेंशन, और एनिमल सेल में ये होंगी. वी कैन डिफरेंशिएट ऑन द बेसिस कौन सी नहीं है. तो यहाँ पे जो लाइजोसोम्स होते हैं ना, लाइजोसोम्स हम पढ़ेंगे, वो प्रेजेंट नहीं होते. सेंट्रियोल्स जो होते हैं, सेंट्रियोल्स यहाँ पे, सॉरी not centrioles, it is centrosomes.
सेंट्रियोल्स तो सेंट्रोजोम्स का पार्ट होते हैं, राइट। यहाँ पे सेंट्रोजोम्स भी प्रेजेंट नहीं होते, यहाँ पे प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते। और वैक्यूल्स हम मान सकते हैं ना के बराबर होते भी हैं तो बिल्कुल हम कह सकते हैं नामात्र होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, लेस इन नंबर होते हैं। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द सेल शेप, कि जो कोई भी सेल है, अभी हमने पढ़ लिया कि कैसे कैसे सेल्स हो सकते हैं, किसने ओरिजिनेशन करवाया कि क्या सेल भी कुछ होता है। अभी हम देखते हैं कि सेल की शेप कैसी कैसी हो सकती है। तो सेल की शेप उस चीज पे डिपेंड करेगी कि वो फंक्शन कैसा परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन इट परफॉर्म्स। तो दो हो सकते हैं, या तो वही चेंज कर पाएगा अपनी शेप या फिर वो चेंज नहीं कर पाएगा, फिक्स्ड होगी उसकी शेप। तो जब चेंज कर पाएगा सो दे कैन बी अमीबा एंड ल्यूकोसाइट्स। जिनकी फिक्स्ड होती है उनको हम पॉलीगोनल शेप हो सकती है, उनकी स्फेरिकल स्पिंडल शेप्ड हो सकती है, एंड दे कैन बी elongated एज वेल एंड ब्रांच्ड हो सकते हैं। तो पॉलीगोनल में वी हैव एग्जांपल ऑफ liver cells, hepatocytes I think so they are called। spherical हो सकती है the eggs of most of the animals। spindle shaped smooth muscle cells की होती है, यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस होता है। elongated होती है nerve cells also known as neurons, right। then is branch skin cells जिनको हम बोलते हैं क्रोमैटोफोर्स हम अपने स्किन सेल्स को बोलते हैं, राइट। मूविंग फर्दर, have the next part, that is discoidal हो सकती है as RBCs। एक साइड से नीचे होगा, एक साइड से ऐसे, राइट। एक साइड से देखो, एक साइड से बाहर निकला हुआ है और एक साइड से अंदर गया हुआ है, तभी ऐसी शेप बनी है। क्यूबॉइडल लाइक जर्म सेल्स, हमारे जर्म सेल्स कौन से, जो गैमीट्स होते हैं मेनली, हम उनको बोलते हैं जर्म सेल्स, नॉट वो जर्म्स नहीं की बीमारी फैलती, राइट। स्टिलेट बोन सेल्स होते हैं हमारे पास, यू कैन सी द शेप। एलिप्टिकल हमारे पास फैट सेल्स जिनको हम क्या बोलते हैं, एडिपोसाइट्स, राइट। एडिपोसाइट्स हम इसको बोलते हैं। अब हमको देखना है कि सेल का साइज कैसा होने वाला है। हमने शेप देख ली, हमने देख लिया क्या क्या उसमें फंक्शंस होते होंगे, किसने उसको डिस्कवर करा है, ऑल दीज थिंग्स वी हैव सीन। अब हमको देखना है कि सेल का साइज कैसा होगा या किस चीज पे वो डिपेंड करेगा। तो ये स्मॉल भी हो सकता है बहुत ज्यादा, लाइक 0.1 to 0.5 नैनोमीटर टू 18 सेंटीमीटर एज वेल। 18 सेंटीमीटर और नैनोमीटर और मीटर में यू मस्ट नो द रिलेशंस एज वेल, यूनिट कन्वर्जेंस। बैक्टीरिया का सेल होता है 0.1 to 0.5 नैनोमीटर। ऑस्ट्रिच का हम ले सकते हैं 18 सेंटीमीटर तक का हो जाता है। और स्मॉलेस्ट सेल इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जिसको हम पीपीएलओ बोलते हैं, that is also known as mycoplasma। It is a bacterial cell। mycoplasma have the ability to change their shape, वो शेप को चेंज कर सकते हैं अपनी, इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं, जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम एंड ऑर्गेनिजम्स विद देयर कोट ऑफ। जो अगर मैं बोलूं कि कोई हमारे पास एक हाथी है, हमारे पास एक चींटी है, so we do have an elephant and we have an ant। तो दोनों में से इसमें सेल का साइज बड़ा होगा, बड़ा किसमें होगा सेल का साइज, तो some of you might be answering elephant में होगा। no, that's completely incorrect। क्यों? क्योंकि जो साइज ऑफ सेल्स है वो इस पे डिपेंड नहीं करता कि ऑर्गेनिज्म कितना बड़ा है, डिपेंड इस पे करेगा कि नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका साइज किस पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं। ओके अगर तुम बोलोगे अभी कि भाई हमारे पास इसमें माइकोप्लाज्मा, और अगर मैं ऑस्ट्रिच का एक कंसीडर कर लेती हूँ तो उसमें तो ऐसा नहीं है, उसमें भी ऐसा ही है। इस साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म हमको दे रखा है, ये सिंगल सेल्ड है, एग भी सिंगल है, राइट। मतलब वहां पे क्या है कि सिंगल सेल है तो उतना ही साइज होगा, ये पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं है एक एग,
एग ऑर्गेनिज्म नहीं है, उसका एक सिंगल सेल का इतना साइज है, इसके सिंगल सेल का इतना साइज है, तो इनका साइज सेल का हाँ डिफरेंट हो सकता है, बट इनकी बॉडी का साइज इसीलिए बड़ा छोटा नहीं है क्योंकि सेल का साइज बड़ा है ड्यू टू द नंबर ऑफ सेल। दैट्स क्लियर। अभी हमको देखना है कि अभी हमारे पास इतने छोटे से छोटे सेल हैं, अभी इनको हम देख कैसे पाएंगे, इनको हम ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं। सो दे कैन बी ऑब्जर्व विद सम हाई रेजोल्यूशन इंस्ट्रूमेंट्स नोन एज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप्स को यूज करेंगे और हम इनको देख पाएंगे। तो हमारे पास माइक्रोस्कोप के भी दो टाइप होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इन दोनों माइक्रोस्कोप के बारे में हमको पढ़ना भी है। लेट्स स्टडी। पहले डेवलप किसने करा था, जेड जेनसन ने किया था, और यहाँ पे नॉल एंड रस्का ने किया था। यहाँ पे इल्यूमिनेशन मतलब हम देख किस चीज से पाते हैं, यहाँ पे कुछ एडिशनल चाहिए, एडिटिव चाहिए हमको, उसको जो ऑब्जेक्टिव है उसको हमको देखने के लिए कुछ और चीज चाहिए, एडिटिव चाहिए, या फिर जो नॉर्मल चीज है लाइक विजिबल लाइट उसे हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे विजिबल लाइट हो सकती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की एक बीम होती है जिसकी वजह से इल्यूमिनेशन करा जाता है। मैग्निफिकेशन होता है इसका बाय द ग्लास लेंस, इसमें मैग्निफिकेशन इज पॉसिबल ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। यहाँ पे पावर मैग्निफिकेशन की 1000 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे 1 times 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़, तो करोड़ तक हमारे पास यहाँ पे मैग्निफिकेशन देखी जा सकती है। एप्लीकेशन अभी यहाँ पे थोड़ा सा कम है, तो मतलब थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में कम चीजें देख पाएंगे हम, लाइक बैक्टीरियल सेल हो गया, अल्गल सेल्स हो गया, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल, इनको हम देख सकते हैं। इनकी अंदर की चीजों को अगर हमको देखना होगा तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, सेल्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड वायरसेस सब्सटेंस, तो वायरसेस बहुत ज्यादा छोटे हैं बैक्टीरिया के भी कंपैरिजन में। सो इट इज अ माइक्रोस्कोप एज यू कैन सी इन द फिगर एज वेल। यहाँ पे हमारे पास बॉडी ट्यूब होती है, आईपीस लेंसेज होते हैं, एंड दिस इज द स्टेज, और यहाँ पे क्लिप्स टू होल्ड द कोर्स। नेक्स्ट वन वी डू हैव इज द टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अभी हमारे पास एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, या फिर अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की भी बात करें, तो वहां पे ट्रांसपोर्ट भी तो होगा, सेल के अंदर से कुछ बाहर जाना होगा या सेल के बाहर से कुछ अंदर आना होगा, तो मतलब वो ट्रांसपोर्ट है ना। तो वो ट्रांसपोर्ट किन किन प्रोसेसेस से होता है और क्या क्या टाइप्स है ट्रांसपोर्ट के। जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट है दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, active transport and passive transport. Active transport हमको पहले पढ़ना है, so let's mention its types. तो ion pump and facilitated transport and bulk transport. Bulk transport को हम फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस। और जो एंडोसाइटोसिस है उसको हम फर्दर दो पार्ट्स में क्लासिफाई करेंगे, फेगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। उसके बाद पैसिव ट्रांसपोर्ट के भी टाइप लिख लेते हैं, ऑस्मोसिस जिसके फर्दर टाइप्स हैं, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस, एंड द नेक्स्ट वन इज डिफ्यूजन। तो जो डिफ्यूजन है वो हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, यू मस्ट रिमेंबर। अभी देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी होता है, मतलब एनर्जी का खर्चा होता है। एनर्जी का खर्चा कब होगा, जब हम किसी नीचे वाली चीज से ऊपर वाली चीज पे जाएंगे। यहाँ पे अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वहां पे एनर्जी लगेगी, और एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या है, एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका खर्चा होगा। और ये कैसी शेप बन गई, अपहिल। हम कहाँ पे जा रहे हैं, अपहिल, तो इसको हमने बोल दिया इसीलिए अपहिल मूवमेंट, इसमें हमको यही जानना था। ओके, लेट्स मूव फर्दर स्टूडेंट्स। The next one we do have is the passive transport. यहाँ पे expenditure of energy नहीं होता मतलब हम ऊपर से मतलब higher concentration से lower concentration तक आते हैं, मतलब नीचे आते हैं, तो इसीलिए हम इनको बोल देते हैं downhill movement.
इसमें भी हमको यही जाना था। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस हमको पढ़ना है। डिफ्यूजन में क्या होगा, हमारे पास सब्सटेंसेस का मूवमेंट हायर टू लोअर, और यहाँ पे हमारे पास तीनों स्टेट्स हो सकती हैं, बी इट सॉलिड, बी इट लिक्विड, बी इट गैसियस। तीनों स्टेट्स हमारे पास, दीज आर द बेसिक स्टेट्स, वरना हमारे पास प्लाज्मा VC भी होते हैं, बट नॉर्मली यही एग्जिस्ट करती हैं, वो एक्सट्रीम कंडीशंस पे एग्जिस्ट करती हैं। सो विल कंसीडर दीज थ्री, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों का ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन में होता है। ऑस्मोसिस की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे हायर टू लोअर होता है, दैट्स ट्रू, बट यहाँ पे हमारे पास केवल और केवल लिक्विड का मूवमेंट होता है, और यूनिवर्सल लिक्विड यहाँ बोलते हैं। सॉल्वेंट हम यहाँ पे बायो में बोलेंगे, दैट इज तो जो सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट जिसको हम बोलते हैं, दैट इज वाटर। तो मतलब जो वाटर है उसका मूवमेंट होगा फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टू लोअर, और यहाँ पे इन्वॉल्व क्या हो जाएगा, एक अलग चीज इन्वॉल्व होगी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होगी कि कुछ ही सेलेक्टेड सब्सटेंसेस को वो आने जाने देगी। The next one we have is the external solution. जो भी हमारा सेल है, जिस मीडियम में वो रखा है, जिस सॉल्वेंट में वो रखा है, सॉल्वेंट सॉल्यूट कॉम्बिनेशन में वो रखा है, उसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल सॉल्यूशन। अगर हमारा वाटर मूव करता है ऑस्मोसिस वाली प्रोसेस में, तो वहां पे कोई तो फैक्टर्स होंगे जिन पे वो डिपेंडेंट होगा। सो द डिपेंडेंस इज अपॉन द एक्सटर्नल सॉल्यूशन, अपॉन द concentration ऑफ द एक्सटर्नल सॉल्यूशन स्पेसिफिकली। तो या तो ऐसा हो सकता है हमारे पास तीन ही टाइप की इनइक्वालिटीज हैं, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन। तो या तो बाहर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, अगर बाहर सॉल्वेंट ज्यादा है तो वो हाइपोटोनिक, अगर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन इक्वल है तो वो हो जाएगा आइसोटोनिक, और अगर बाहर लेसर है सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन, then it would be known as hypertonic. And I think you can relate with the examples of the animal cell and the plant cell कि एनिमल सेल बर्स्ट अप हो सकता है जब हाइपोटोनिक में रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, बट हमारे पास प्लांट सेल नहीं बर्स्ट होगा बिकॉज दे हैव द सेल वॉल। ओके, नेक्स्ट कम्स द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल, कि कोई भी सेल है वो कैसे ऑर्गेनाइज होगा, कैसे कैसे उसके मेन स्ट्रक्चर्स होंगे। सो वी हैव थ्री मेन स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सेल। पहला आता है द आउटर कवरिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अंदर वाली और बाहर वाली एनवायरनमेंट को सेपरेट करेगा, मूवमेंट है कोई सब्सटेंसेस का तो उसको रेगुलेट करेगा, और अगर हमारे पास ये सेल है तो उसमें कुछ लिक्विड भी प्रेजेंट होता है, और उस लिक्विड को हम बोल देते हैं साइटोप्लाज्म। और जो साइटोप्लाज्म है उसमें एक लिक्विड है और उसमें कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। और जो मेन हेड है, कौन कंट्रोल करेगा सेल को, दैट इज न्यूक्लियस। सारी एक्टिविटीज को यही हमारे हेड कंट्रोल करते हैं। देन वी हैव फर्स्ट स्ट्रक्चर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक थिन, डेलिकेट, फ्लेक्सिबल सी मेम्ब्रेन होती है, और ये कोई भी सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, चाहे कोई भी सेल हो, बट स्टिल हमारे पास एक सेल वॉल होती है जो कुछ ऑर्गेनिजम्स के सेल में आउटर मोस्ट कवरिंग बन जाती है। उसके बाद इनर है, आउटर एनवायरनमेंट है, उनको सेपरेट कर देती है, और ये जो है कुछ ही सब्सटेंसेस को अंदर आने देती है और बाहर जाने देती है, मतलब सेलेक्टिवली परमिएबल है, और लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी होती हैं। So this is the fluid mosaic model of plasma membrane. इसमें क्या है, एक लिपिड बायलेयर है। As you can see, ये जो रेड कलर्स हैं, this is the lipid bilayer, ये ऐसे हैं। ये जो पार्ट है, this structure is a lipid. तो यहाँ पे क्या होगा इसमें, this one is the hydrophilic tail, हाइड्रोफिलिक टेल, और ये जो नीचे वाली है ना, दिस इज हाइड्रोफोबिक टेल। यू आर स्मार्ट एनफ, यू कैन गेस हाइड्रोफोबिक मतलब, फोबिक मतलब डरने वाली, हाइड्रो मतलब वाटर, तो वाटर से रिपेल करने वाली इज
हाइड्रोफोबिक और वाटर से लव करने वाली, अट्रैक्ट करने वाली, दैट इज हाइड्रोफिलिक। उसके बाद वी हैव द ग्लाइकोप्रोटीन्स जो कि शुगर से अटैच्ड हैं, जो प्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स जो कि शुगर से अटैच्ड हैं, लिपिड्स, और ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, ऑल दीज। उसके बाद हमारे पास ये सेल को शेप प्रोवाइड करती है कि सेल कैसा दिखने वाला है, मैकेनिकल बैरियर की तरह एक्ट करती है, कोई भी सब्सटेंस को, अनवांटेड सब्सटेंस को अंदर आने नहीं देती। सेलेक्टिवली परमिएबल, सेल कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करती है कि एक सेल जुड़ा है, टिश्यू बनाया है, ऑल दीज। स्पेशलाइजेशन, कई बार जो हमारी सेल वॉल है ना, सेल मेम्ब्रेन, ये स्पेशलाइज हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है। कैसे? जैसे हमारे पास ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखा देती है, विच आर नोन एज microvilli. It is found in the small intestine mainly, ताकि वहां पे एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए, दस वहां पे हेल्प करती है ये मॉडिफाई होके, और सब्सटेंसेस की मूवमेंट को तो रेगुलेट करती ही है। नेक्स्ट वन वी हैव इज द सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? एक रिजिड सेमी इलास्टिक मेम्ब्रेन है जो कि कोई भी प्लांट सेल है, फंजा है, इनके अराउंड प्रेजेंट होती है, सपोर्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है, और कंप्लीटली परमिएबल, कोई भी सब्सटेंस अंदर बाहर आने जाने देती है। अभी यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि अगर सेल वॉल है तो सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा। सेल मेम्ब्रेन इज कंपल्सरी, वो तो होना ही होना है, और सेल वॉल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जिनको कवरिंग की जरूरत है वो रख लेते हैं सेल वॉल को। अभी आउटर मोस्ट कवरिंग प्लांट सेल में होती है, सेल्यूलोज की बनी हुई, फंगल सेल में काइटिन, बैक्टीरियल सेल में पेप्टिडोग्लाइकन जिसको म्यूरिन बोलते हैं, और कुछ प्रोटिस्ट्स में भी होती है सेल वॉल हमारे पास। अभी सेल्यूलोज के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और ह्यूमंस इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इट इज द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस। अभी फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं सेल वॉल के? मैकेनिकल सपोर्ट, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मैकेनिक कंप्लीटली परमिएबल है ये वाटर से, और सेल को पैथोजेंस के अगेंस्ट, इंजरी के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करती है। और जब एक्सटर्नल सोल्यूशन पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था ना, प्लांट सेल बर्स्ट नहीं हो पाते, क्यों? सेल वॉल होती है उनके पास, इसीलिए। नेक्स्ट वन इज द कंट्रोल यूनिट ऑफ द सेल, द ब्रेन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस। ये रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था इन द रूट सेल्स ऑफ द ऑर्किड्स। ऑर्किड्स को हम क्या बोलते हैं? पैपियोपेडिलम। यहाँ पे ये क्या है, एक सेंट्रल पोजीशन ऑक्यूपाई करता है इन द एनिमल सेल और यंग प्लांट सेल में, बट हमारे पास जब मेच्योर हो जाते हैं प्लांट सेल तो वहां पे ये पेरिफेरल वैक्यूल की वजह से पेरीफेरी की साइड उसको पुश कर दिया जाता है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। ये जो इसकी मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर एनवलप होती है, ये सीधा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है। इसके अंदर क्रोमैटिन मटेरियल, न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोलस सर्कुलर प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियर पोर्स ताकि मूवमेंट इन एंड आउट हो पाए। ओके, अभी न्यूक्लियोलस जो है इसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं? इसमें मेम्ब्रेनलेस है, ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है, एक हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, और ये आरएनए और प्रोटीन्स में रिच है। तो आरएनए और प्रोटीन्स में रिच है तो क्या करेगा? ये राइबोसोम सिंथेसिस करेगा। फर्दर हमारे पास जो क्रोमैटिन है वो एक डीएनए है, मतलब उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि सेल को कंस्ट्रक्ट मेंटेन करता है। ह्यूमंस में 2.2 मीटर लॉन्ग डीएनए प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में एकोमोडेटेड, और ये हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ बांधा होता है, एकोमोडेट करा जाता है। जब भी कोई सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेट में है तो हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमैटिन, और जब डिवाइड होने वाला होता है तो कंडेंस होके क्रोमोसोम हो जाता है। ये क्रोमोसोम क्या है? थिन रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। विल सी द स्ट्रक्चर, बट लेट मी टेल यू हियर ओनली। देखो ये है हमारे पास एक क्रोमोसोम। ओके, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, एज यू कैन सी दिस लुक्स लाइक अ रॉड, राइट? फर्दर वी हैव कि यहाँ पे जो कैरेक्टर्स हैं उनको इनहेरिट करने के लिए जो इन्फो है वो हमारे क्रोमोसोम्स में होती है, राइट? डीएनए में होती है तो डीएनए क्रोमोसोम में ही होता है।
तो यहाँ पे कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं, कोई भी क्रोमोसोम है उस पे कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पे यहाँ पे एक जीन है, यहाँ पे एक जीन है, ये प्रेजेंट फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए, वो जीन्स हो गए। और जहाँ पे प्रेजेंट होगी उनको हम लोकाई लोकस ये बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद है कि जो जीन्स है दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द जीन्स आर फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, और डीएनए सेगमेंट्स जो कि बॉडी कैरेक्टर्स के लिए कोड करते हैं दे आर जीन्स। और जो भी क्रोमोसोम नंबर है वो जरूरी नहीं है हर एक ऑर्गेनिज्म में सेम हो, हर एक स्पीसीज है उसमें अलग अलग होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर। यहाँ पे बीच में जो है दिस रीजन इट इज नोन एज, जहां से कॉन्स्ट्रिक्टेड है सेंट्रोमियर और प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, और ये जो दोनों हैं दीज आर द क्रोमैटिड्स। this one and this one they both are known as chromatids। और कोई भी एक क्रोम, अगर मैं यहाँ पे एक और क्रोमोसोम बना दूं तो ये वाला और ये वाला कहलाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, और जो ये वाला है और ये वाला है they'll be known as sister chromatids। ओके उसके बाद ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम्स इन टोटल होते हैं, 23 मदर साइड से और 23 फादर साइड से आते हैं। अगर जो हमारे पास हेप्लॉइड होता है ना, कोई भी सेल हेप्लॉइड, हेप्लॉइड का मतलब है सिंगल एन, और उसका मतलब है 23 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ओके तो दो सेट्स हैं मतलब 23 पेयर्स है, मतलब 46 इन टोटल है, तो डिप्लॉइड हमारे पास सेल हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पेयर्स में आकर करते क्रोमोसोम, कि जैसे मदर की साइड से 1 नंबर क्रोमोसोम, फादर की साइड से 1 नंबर क्रोमोसोम, एक पेयर बन गया। मदर की साइड से 2 नंबर, पापा की साइड से 2 नंबर, एक पेयर बन गया। सो पेयर्स में आकर करेंगे हमेशा। उसके बाद एक क्रोमोसोम इज ओके जीनोम आता है उसके बाद, की कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसको हम कलेक्टिवली बोल देते हैं जीनोम। और जिस ऑर्गेनिज्म के पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है डिप्लॉइड, सिंगल सेट है हैप्लॉइड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। अभी हमने इतना सारा पढ़ लिया न्यूक्लियस के बारे में, एक बार उसको समराइज करते हैं। हमारी सेल्यूलर रिप्रोडक्शन है, डिवीजन है, रिप्रोडक्शन मतलब डिवीजन राइट, तो उसमें ये हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जेनेटिक इन्फो को स्टोर करे रखता है जो कि सेलुलर एक्टिविटीज को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। उसके बाद हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जीन्स को कंटेन करता है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होंगे। और न्यूक्लियोलस जो होता है सेल का, वो राइबोसोम सिंथेसिस में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इसके पास आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होता है। उसके बाद मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंट्रोल करेगा सेल की, कैसे? एंजाइम्स को रिलीज करके। उसके बाद हमारे पास आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक सेमी फ्लूइड सब्सटेंस है सेल का, पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो कि सेल मेम्ब्रेन। देखो मैंने प्रोटोप्लाज्म जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे पास ये सेल है, यहाँ पे दिस इज अ साइटोप्लाज्म, और बीच में हमारे पास एक न्यूक्लियस है। तो जब हम इन दोनों को कलेक्टिवली रेफर करते हैं सो वी कॉल इट एज द प्रोटोप्लाज्म, है ना। तो अगर हमको एक और डेफिनेशन बनानी हो साइटोप्लाज्म की तो हम लिख देंगे ये पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में लाई करता है। साइटोप्लाज्म में साइटोसोल, सेल ऑर्गेनेल्स दोनों हो सकते हैं, और साइटोसोल इज द फ्लूइड पार्ट, जबकि जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो कुछ सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, डबल मेम्ब्रेन भी हो सकते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन लेस भी हो सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दीस सेल ऑर्गेनेल्स। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सेल ऑर्गेनेल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। पॉलीकर ने डिस्कवर किया और नाम दिया था इसको सार्कोसोम्स। फिर बायोप्लास्ट नाम दिया इसको ऑल्टमैन ने, और कार्ल बेंडा ने इसको नाम दे दिया फिर माइटोकॉन्ड्रिया। सो इसके 3 नाम है, एनीवेयर योर क्वेश्चन कैन कम। मोर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड मोर एक्टिव सेल्स, जितने ज्यादा एक्टिव सेल्स होंगे सो एक्टिव सेल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। जितने ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया उतने ज्यादा
एक्टिव सेल्स होंगे, क्योंकि एटीपी प्रोड्यूस करेगा ना। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन जो है वो क्रिस्टी में फोल्डेड है। ये जो दीज यू कैन सी ना, दीज आर नोन एज क्रिस्टी। ओके, उसके बाद हमारे प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है और अनएरोबिक यूकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। क्यों? क्योंकि हमको प्रोड्यूस क्या करवाना है, एटीपी। और एटीपी कब प्रोड्यूस होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में हमारा एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो जो अनएरोबिक वाले उनको तो एटीपी जरूरत नहीं है, तो हमारे पास वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा। सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट में यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट है, एटीपी सिंथेसाइज करेगा और इसमें डीएनए एज वेल एज 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम 70s टाइप के। और इसको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल इसीलिए ही कह देते हैं, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकती है। क्यों? प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए, प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए हमारे पास दो ही रिक्वायरमेंट है। क्या दो रिक्वायरमेंट है? हमारे पास उसका खुद का डीएनए होना चाहिए और राइबोसोम्स होने चाहिए, तो प्रोटीन इजीली सिंथेसाइज। देखो, राइबोसोम्स हो तो भी प्रोटीन सिंथेसाइज हो सकते हैं। द क्वेश्चन कैन अराइज कि राइबोसोम हो तो, क्योंकि यही तो है ना प्रोटीन फैक्ट्री, तो प्रोटीन फैक्ट्री प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए डीएनए की क्यों जरूरत पड़ गई? क्योंकि डीएनए ही है जो कमांड देगा राइबोसोम्स को फॉर मेकिंग द प्रोटीन्स। ओके, उसके बाद क्रेब्स साइकिल आता है। ये एक सेल्यूलर रेस्पिरेशन का पार्ट है जो किसके मैट्रिक्स में अकर करेगा। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज प्लास्टिड, जो कि सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा, नॉट इन एनिमल सेल। और ये जो टर्म है इसको अर्नस्ट हेगल ने कॉइन करा था, और ये प्रोप्लास्टिड से डेवलप होते हैं। डबल मेम्ब्रेन बाउंड है एज वी नो। और यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट तीन टाइप के हो सकते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट को भी अगर हम डिवाइड करना चाहें तो एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट एंड इलायोप्लास्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तीनों में डिफरेंस क्या है प्लास्टिड्स में? एक तो है हमारे पास पिगमेंट्स, इसमें क्लोरोफिल होता है, इसमें कार्टिनॉइड्स लाइक कैरोटीन्स एंड xanthophyll, यहाँ पे पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। कलर हमारे पास ग्रीन, रेडिश और येलोइश, यहाँ पे व्हाइट होता है या नॉर्मली कलर होता ही नहीं है। फंक्शंस फोटोसिंथेसिस, यहाँ पे फ्रूट्स फ्लावर्स को कलर देता है, और यहाँ पे स्टोरेज का काम करता है। So students, here is the structure of your chloroplast. As you can see in the picture, this is your chloroplast. यहाँ पे एक हमारे पास outer membrane है, एक inner membrane है, और अंदर tiny sacs present है जिनको हम बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास क्रोमोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आता है। इसमें सिर्फ ये जानना है कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड है और इसका रेडिश या येलोइश कलर होता है, दैट्स ऑल। उसके बाद हमको पढ़ना है इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट प्लास्टिड्स। सबसे पहले जो प्लास्टिड्स डेवलप होते हैं, चाहे इटायोप्लास्ट हो, क्लोरोप्लास्ट हो, ल्यूकोप्लास्ट हो, सभी के सभी प्लास्टिड्स हमारे प्रोप्लास्टिड से डेवलप होते हैं। फिर अगर हम इटायोप्लास्ट को अगर हम लाइट में रख देते हैं तो वो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम क्लोरोप्लास्ट को जब डार्क में रख देंगे तो वो इटायोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी कोई फ्रूट राइप करता है तो वो क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं जब ल्यूकोप्लास्ट फॉर्म हो गया तो इसमें तीन एमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट इससे डिफरेंशिएट होके बन जाते हैं। उसके बाद इज द फंक्शंस की जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है हमारे क्लोरोप्लास्ट की, वो ग्राना होता है उसमें, और एक मैट्रिक्स जो होता है क्लोरोप्लास्ट का उसको हम स्ट्रोमा बोल देते हैं। हर एक ग्राना या ग्रानम में जो है कुछ मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटन सैक्स होते हैं जिनको बोल देते हैं थाइलेकॉइड्स। और जब थाइलेकॉइड्स की मेम्ब्रेन को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमको पता चलता है वहां पे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स नोन एज क्लोरोफिल वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट के पास क्या होता है? अगेन डीएनए और 70s राइबोसोम्स। अगर ये दोनों चीजें हैं तो मतलब क्या वो अपनी प्रोटीन्स खुद से बना पाएगा? बिल्कुल बना पाएगा भाई, है ना। तो इसको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल भी इसीलिए कह देते हैं।
देन इज कि इनको हमने ऐसे बोला है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को कि ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से इवॉल्व है। क्यों इवॉल्व है भाई, क्यों लगता है हमको ऐसा? क्योंकि जो नेकेड डीएनए है, नेकेड डीएनए मतलब होता है डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स। डीएनए विदाउट हिस्टोन इज नेकेड डीएनए। तो लगता हमको इसीलिए है क्योंकि 78 राइबोसोम्स और नेकेड डीएनए हमारा प्रेजेंट होता है इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ऐसा इनमें कैसे है भाई, इसीलिए हम इसको मान लेते हैं द स्ट्रक्चर्स फ्रॉम प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट टर्म आता है हमारे पास इज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ये क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें 4 सेल ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होती हैं और वो कोऑर्डिनेशन में वर्क करती है। कौन कौन सी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, लाइसोसोम, vacuoles। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंजाइम बना के गोल्गी apparatus के पास भेजेगा, या पैकेज करके लाइसोसोम बनाएगा और लाइसोसोम्स फिर vacuoles के पास जाएंगे। नेक्स्ट वन इज अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमारी पॉटर ने डिस्कवर किया था और ये एक लार्ज नेटवर्क है मेम्ब्रेन्स का। इसमें ट्यूब्यूल, शीट, वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एक जो हैंड है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होती है और जो दूसरी है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ये प्रोकैरियोट्स में ही और मेच्योर मेमेलियन आरबीसी। अभी यहाँ पे मेमेलियन वर्ड का क्या मतलब है? मेच्योर का तो यूज भी होता है, मेच्योर हो गया। तो मेमेलियन है मतलब मैमल्स में जो आते हैं। मैंने जैसे हमने ये भी पढ़ा था कि जो मेमेलियन बोन्स होती हैं, है ना? मेमेलियन बोन्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है क्या होता है? हेवर्जियन कैनाल मेमेलियन बोन्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। ऐसे ही हमारे पास मेमेलियन जो आरबीसीज हैं उसमें मेच्योर मेमेलियन आरबीसीज है, उनमें हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है। उसके बाद ये रफ भी हो सकता है, स्मूथ। रफ क्यों है? राइबोसोम्स की वजह से। स्मूथ क्यों है? राइबोसोम्स नहीं है इसीलिए। प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा क्यों? राइबोसोम्स प्रेजेंट है, राइबोसोम फैक्ट्री है भाई इसके पास। और यहाँ पे फैट का सिंथेसिस होगा जो कि, और यहाँ पे प्रोटीन्स का होगा। यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास होगा ये, और ये आरईआर और गोल्जी बॉडी के मेम्ब्रेन के पास होगा। क्यों? क्योंकि इसको अपने एंजाइम्स को रिलीज करना है ताकि गोल्जी बॉडी हमारी उसकी पैकेजिंग कर पाए, राइट? Further, we have that it acts as a cytoplasmic framework which provides surface area for the biomechanical reactions and acts as a channel for the transport of substances to various regions of the cell. यहाँ पे जो RER है वो ट्रांसपोर्ट करेगा, सिंथेसिस करेगा प्रोटीन्स का, और SER करेगा फॉर पॉइजन्स एंड ड्रग्स डिटॉक्सिफिकेशन, और लिपिड्स का सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट कराएगा, बायोसिंथेसाइजिंग कराएगा कोलेस्ट्रॉल की, और हार्मोन्स, स्टीरॉइड हार्मोन्स का सिंथेसिस भी करवाता है SER। नेक्स्ट वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ इट। यहाँ पे ये कनेक्टेड होता है न्यूक्लियस से, ये न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है तो इससे कनेक्टेड है। उसके बाद ये स्टार्ट होती है हमारे पास RER की मेम्ब्रेन। उसके बाद लास्ट में हमारे पास आता है SER, ओके। और यहाँ पे गोल्जी apparatus के ये पास में होता है, ओके। उसके बाद हमारे पास आता है गोल्जी apparatus। कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था और इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा है। उसके बाद ये मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैटन सिस्टर्नी ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स से बना है। along with that ये भी मेच्योर मेमेलियन आरबीसीज में एब्सेंट होता है, ER की मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है एज वी कैन सी यहाँ पे। और प्लांट सेल में सिंपलर होता है जिसको हम बोलते थे डिक्टियोसोम्स। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल्स को अपने, ये जो फेज है, ये दिस फेज इज नोन एज सिस फेज, और ये जो फेज है इसको हम ट्रांसवर्स फेज कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बट इसको याद करने का एक ट्रिक है, क्या है कि देखो जो ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स से नाम से याद आता होगा लाइक दिस, ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पे जो ऐसा स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे होता है, तो ट्रांसवर्स मतलब बाहर जाके ऐसा चौड़ा हो गया वो।
ऐसा ही यू कैन रिलेट विद इट। आई होप सो इट्स क्लियर। उसके बाद मॉडिफिकेशन पैकेजिंग कंटेंट्स का करता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एज वेल एज जो डिस्पैच करता है vesicles को टू इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर टारगेट्स। नेक्स्ट इज की हमारी स्टोरेज मॉडिफिकेशन, ये सारे काम करता है, पैकेजिंग का काम करता है और वेसिकल्स को रिसीव करता है फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो वेसिकल्स की फॉर्म में डिस्पैच करेगा, लाइसोसोम्स को बनाएगा और जो स्पर्म का एक्रोसोम है उसका भी फॉर्मेशन यही करवाता है। देखो अगर हमारे पास ये स्पर्म है, द मेल गैमीट, is the tail, I think it's quite clear। यहाँ पे ये जो रीजन है, दिस रीजन, इसको हम बोल देते हैं एक्रोसोम। ठीक है, ये स्पर्म का पार्ट है और इसको कौन फॉर्म करेगा, हमारा गोल्जी करेगा इसको फॉर्म। ओके, मूविंग फर्दर हमारे पास आता है इसका स्ट्रक्चर, ट्रांसफेस एंड सिसफेस। यहाँ पे वो यहाँ पे करता है रिसीव, मतलब इनकम करता है, और यहाँ पे आउटगोइंग होती है। इसमें ये हमारे पास सिस्टर्नी होता है और जो ये एम्प्टी स्पेस इसको ल्यूमेन बोल देते हैं। यहाँ पे एक हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जिस इंसान ने, जिस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, दैट इज कैमिलो गोल्जी, इन्होंने एक ब्लैक रिएक्शन परफॉर्म करा था ताकि नर्व सेल्स को स्टेन कर पाए और इसके लिए सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन लिया गया था। नेक्स्ट इज अबाउट द लाइसोसोम्स, जिनको क्रिस्टिन जे ड्यूब ने डिस्कवर करा था। ये टाइनी स्फेरिकल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स, लाइसोसोमल एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स या लाइसोजाइम्स भी इनको बोल देते हैं, इनसे भरे हुए होते हैं, एनीथिंग यू कैन कॉल इट, और जो कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन करवाते हैं और वेस्ट डिस्पोजल में हेल्प करते हैं। सभी एनिमल सेल्स में होते हैं। देखो यहाँ पे एनिमल सेल लिखा है, नॉट प्लांट, मतलब प्लांट्स में ये क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, और हमारी मेच्योर आरबीसीज में, मेच्योर मेमेलियन आरबीसीज में भी एब्सेंट ये होंगे। उसके बाद ये बैक्टीरियाज को, वायरसेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो भी सेल में एंटर करेंगे। उसके बाद वेस्ट डिस्पोजल करते हैं एज वी नो, और जब भी सेल डैमेज करेगा तो ये बर्स्ट हो जाते हैं, इसके अंदर जो एंजाइम्स है इनको रिलीज कर देते हैं बाहर ताकि सेल डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद फॉरेन मटेरियल्स को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं। और मेटामॉर्फोसिस के टाइम पे, मतलब जब हमारे पास सेल ऑर्गेनल्स या ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा होता है, बन रहा होता है, तो जो लार्वल ऑर्गन्स है ना, जो हमारा लार्वा है उसमें जो ऑर्गन्स प्रेजेंट होती है उनको डाइजेस्ट करता है यही, क्योंकि वो खराब जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करता है ताकि एडल्ट ऑर्गन्स बन पाए। तो ये स्ट्रक्चर है, इसमें एंजाइम्स है और ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। The next one we have is the vacuoles. Vacuoles membrane bound होते हैं, solid liquid contents को store up करते हैं, और एनिमल्स में स्मॉल साइज होते हैं, फ्यू इन नंबर होते हैं, जो कि जो प्लांट सेलों में 50 to 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके बहुत ज्यादा बड़े बन जाते हैं। सेल्स आप इसमें प्रेजेंट होता है वाटर प्रेजेंस, अमाइनो एसिड, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड और प्रोटीन। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये मोटा सा, दिस वन इज योर वैक्यूल। हमारे पास चार टाइप के वैक्यूल्स हैं, स्टाफ वैक्यूल, कंट्रेक्टाइल वैक्यूल, फूड वैक्यूल एंड गैस वैक्यूल। तो एक बार इनमें डिफरेंस भी पढ़ लेते हैं कि प्रेजेंट किस किस में होते हैं। स्टाफ वैक्यूल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल, तो मतलब ये वाला जो वैक्यूल है ना, ये हमारे पास सैप वैक्यूल होगा, दिस वन इज योर सैप वैक्यूल। ओके, उसके बाद ये कंट्रेक्टाइल अमीबा पैरामीशियम में, क्योंकि उनको ऑस्मो रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है। फूड वैक्यूल अमीबा में ताकि वो खाना गैदर कर सके, और गैस वैक्यूल हमारा प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है सिर्फ अमीबा, अमीबा के पास आसपास जो अमीबा है, क्या देखो, अमीबा जिस भी किंगडम से बिलोंग करेगा उस सभी किंगडम के ऑर्गेनिज्म से हम कलेक्टिवली रिलेट कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे प्लांटे किंगडम, राइट, प्लांट सेल्स मतलब प्लांटे किंगडम, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, उसके बाद सेल्स आपको इसमें प्रेजेंट होता है, ये ऑस्मो रेगुलेशन में, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को स्टोर करने में, और यहाँ पे मेटाबॉलिक गैसेस को
स्टोर करने में। यहाँ पे ही जो सैप वैक्यूल है वो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन, यहाँ पे मेम्ब्रेनलेस मेम्ब्रेनलेस मेम्ब्रेनलेस। इसके अंदर जो टोनोप्लास्ट कवरिंग है, जो टोनोप्लास्ट के अंदर लिक्विड होगा, दिस लिक्विड विल बी नोन एज टोनोप्लाज्म। ओके, क्लियर। उसके बाद हमारे पास आता है कि टर्जिडिटी रिजिडिटी प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को, जबकि जो फूड वैक्यूल है ये फेगोसाइटोसिस में हेल्प करता है, फूड को सिंपल मंथ्स में कन्वर्ट करने को हेल्प करता है, और ये बुयंसी ऑफ द सेल को मेंटेन करता है। बुयंसी क्या होती है कि जो हमारे पास हमने एरेनकाइमा पढ़ा था ना, वो भी बुयंसी को मेंटेन करता था क्योंकि उसमें एयर कैविटीज थी। तो यहाँ पे गैस वैक्यूल में गैस है तो इसीलिए ये भी हमारे पास बुयंसी को मेंटेन करेगा। सैप वैक्यूल में वाटर जो है उस एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है उसको। नेक्स्ट वन वी हैव इज द राइबोसोम्स। यही है हमारे पास सिंगल सेल ऑर्गेनेल्स। इट्स जिसको प्रोटीन फैक्ट्रीज, पैलेट पार्टिकल्स, पैलेट ने डिस्कवर किया इसलिए पैलेट पार्टिकल्स, या फिर पलाडी पार्टिकल्स भी इनको बोलते हैं हम। ऑर्गेनल, विद इन एन ऑर्गेनल, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल्स, ये सारी चीजें हम इनको बोल देते हैं। ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल क्यों भाई? क्योंकि हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया है एंड हमारे पास क्लोरोप्लास्ट उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है ना, इसीलिए हम इसको ऑर्गेनल विद इन एन ऑर्गेनल बोल देते हैं। ओके, मूविंग फर्दर वी हैव द नेक्स्ट थिंग कि ये मेम्ब्रेनलेस है, स्फेरिकल है, ग्रैन्युलर है, डेंस पार्टिकल्स है। साइटोसोल में मतलब साइटोप्लाज्म में मिल सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन के साथ अटैच एसोसिएटेड मिल सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में मिल सकते हैं। अभी हमारे पास राइबोसोम्स जो उनके टू टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप इज 70s, देन इज 80s। 70s में क्या होगा, देखो वन वी हैव वन ट्रिक, 13 40 जस्ट ऐसे काउंटिंग लिख लो एंड 60, और यहाँ पे 70 एंड 80 ड्रॉ द लाइंस। ये बॉक्स तैयार हो गया। 80s टाइप के राइबोसोम्स, ये 70s। ये जो सब यूनिट है, ये लार्जेस्ट सब यूनिट 50s और ये स्मॉलेस्ट सब यूनिट 30s, ये होंगे हमारे पास प्रोकैरियोट्स में और माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में। और जो हमारे पास 80s टाइप के राइबोसोम्स है उनमें 60s लार्जेस्ट सब यूनिट और 40s स्मॉलेस्ट सब यूनिट ये प्रेजेंट होती है हमारे पास यूकैरियोट्स में। ओके, यहाँ पे एस का भी मतलब जान लेते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट, एक टाइप की यूनिट ही है ये जो राइबोसोम की साइज को मेजर करने में हेल्प करती है। उसके बाद हमारे पास आता है हर एक जो यूनिट है, चाहे बड़ी यूनिट है चाहे छोटी यूनिट है, सभी में आरआरएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये सिंगल ही भी अक्कर करेंगे जिनको मोनोसोम्स, और ग्रुप्स में करेंगे तो पॉलीसोम्स या पॉलीराइबोसोम्स बोल देंगे। मैच्योर मेमेलियन आरबीसीज में ऑफ कोर्स ये एब्सेंट ही होंगे और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं एज वी नो। नेक्स्ट वन वी हैव इज द सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स क्या है? एनिमल सेल में पाए जाते हैं और कुछ लोअर प्लांट्स में भी पाए जा सकते हैं। हायर प्लांट्स में पोलर कैप्स प्रेजेंट हो जाते हैं ताकि वो सेंट्रोसोम का फंक्शन परफॉर्म कर सके। और जो सेंट्रोसोम्स है ना, उनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मतलब दो इसमें इसके स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स होते हैं, सेंट्रियोल्स एंड सेंट्रोस्फेयर। हम स्ट्रक्चर से ही समझ लेते हैं। ये जो ट्यूब्यूल्स है ना, ये 9 इन नंबर होते हैं, 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। ये एक कंप्लीट सेंट्रियोल है। दिस इज अ कंप्लीट सेंट्रियोल और इसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसके बाद ये जो स्फीयर बन रहा है ना, जिस रीजन में वो प्रेजेंट है, दिस पर्टिकुलर स्फीयर इट इज नोन एज आर सेंट्रोस्फीयर। इज दैट क्लियर? हॉलो होता है, सिलिंड्रिकल, मेड अप ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, और सेल डिवीजन में हमारे सेंट्रोसोम्स हेल्प करेंगे। कैसे? स्पिंडल फाइबर्स को फॉर्म करके, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करके ये हमारे पास सेल डिवीजन करवाएंगे। नेक्स्ट वन वी हैव इज द पेरोक्सीसोम्स। पेरोक्सीसोम्स सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है जो कि किडनी और लिवर सेल्स में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, H2O2, वो कई बार हमारी बॉडी में रिलीज हो जाता है और ये ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस की वजह से, और ये टॉक्सिक है तो इसको हमको रिमूव भी करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा।
सिंपलर फॉर्म में। तो हमारे पास H2O2 को H2O और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने में जो एंजाइम लगता है कैटालेज, ऑक्सीडेटिव एंजाइम है जो कि पेरोक्सीसोम्स बनाते हैं। इसे जो स्ट्रक्चर है ये सिंगल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर। ओके, तो ये हमारे पास पेरोक्सीसोम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम के टाइप होते हैं हमारे पास 4 होते हैं। कौन कौन से? मेटासेंट्रिक, एक्ट्रोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। एक सिंपल सी चीज याद रखो, पहले आएगा मेटासेंट्रिक, फिर एक्रोसेंट्रिक बनेगा, फिर सब मेटासेंट्रिक सॉरी, वेट 1 सेकेंड। यहाँ पे सबसे पहले मेटासेंट्रिक, फिर सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक के बाद एक्रोसेंट्रिक, उसके बाद टेलोसेंट्रिक। यहाँ पे बिल्कुल सेंटर पे होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा और थोड़ा ऊपर जाएगा और बिल्कुल ही ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे पास टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट कम्स इज सेल डिवीजन। तो यहाँ पे सेल फॉर्म कैसे होते हैं नए नए, दैट इज बाय सेल डिवीजन। माइटोसिस हो सकती है, मियोसिस। बस एक चीज याद रखनी है दोनों प्रोसेसेस में कि जो माइटोसिस है उसमें हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं और मियोसिस में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं बनते, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं। यहाँ पे रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, मतलब सोमैटिक सेल्स में, और यहाँ पे नॉन सोमैटिक सेल्स में। This was all about the chapter. We'll meet in the next class. Till then, keep learning and keep enjoying.